नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। पीएम गति शक्ति के लिए रक्षा पोर्टल बनाया गया। इंफ्रास्टॉक को एनएचएआई से 4,488 करोड़ के मिले ऑर्डर। सरकार ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संभालने वाले विभागों के लिए अतिरिक्त धन किया आवंटित। अंतर्देशीय जलमार्गों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ किया आवंटित। पूरी पर्यटन इंफ्रा के लिए 10 करोड़ आवंटित। मार्सक ने लाल सागर के माध्यम से सभी कंटेनर जहाज यातायात को रोका। विस्तारा ने अपने बेड़े में 50वां एयरबेस A320 नियो विमान शामिल किया। डिलाइट इंडिया ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेबुक लॉन्च किया। बीएमटीसी ने ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार की योजना बनाई। रिपोर्ट के अनुसार कोयला हैंडलिंग उपकरण का बाजार तेजी से बढ़ा। गिफ्ट सिटी के लिए 6100 करोड़ के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की योजना। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सप्ताह नकारात्मक स्तर पर हुआ बंद। दूरसंचार अवसंरचना प्रदाताओं ने उत्तर प्रदेश में अनुमति संबंधी मुद्दों पर डाला प्रकाश। भारत का इस्पात आयात सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा। अंबुजा सीमेंट्स हरित ऊर्जा परिवर्तन पर 60 बिलियन का करेगी निवेश। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने शनिवार को कहा कि पीएम गति शक्ति के लिए रक्षा पोर्टल बनाया गया है और दोहरे उद्देश्य के लिए 300 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसमें 4 रणनीतिक सुरंगें और रणनीतिक रेलवे लाइनें शामिल हैं। जनरल मनोज पांडे ने आज आईआईएम नागपुर में मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रूप में बुनियादी ढांचा विकास में योगदान देता है और आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। व्यापार को बढ़ावा देने, कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और माल और लोगों की कुशल आवाजाही को सक्षम करने के लिए सड़कें, पुल और संचार नेटवर्क आवश्यक है। सतही परिवहन और सड़क सीमाओं के साथ आगे के क्षेत्रों में भारतीय सेना की परिचालन और रखरखाव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे ने एक तरफ से देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों तक पहुंच और कनेक्टिविटी सुनिश्चित की है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रखरखाव और प्रशासन के साथ साथ उनसे संबंधित या आकस्मिक किसी भी मुद्दे का प्रभारी है। 1988 में संसद के एक अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई की स्थापना की, जो प्रशासनिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शासित है। भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और देखरेख के लिए एनएचएआई को एक केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अधिक धन की आवश्यकता के साथ दिल्ली सरकार ने विज्ञापन और गैर फलदायी योजनाओं पर अपने खर्च में कटौती की है और दिल्ली जल बोर्ड शिक्षा, सार्वजनिक कार्यों और परिवहन के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया है, जबकि डीटीसी को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए धन भी दिया है। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने संशोधित बजट अनुमान में डीजेबी को आवंटन में 1033 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम आरआरटीएस के लिए 495 करोड़ रुपए अलग रखे। स्कूल सुविधाओं के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए अतिरिक्त 471 करोड़ रुपए दिए। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों पर वित्त वर्ष 2013 के दौरान यातायात में कम से कम 16% की वृद्धि के साथ 126.15 मिलियन टन हो गई है, जबकि वित्त वर्ष 2012 में ये 108.79 मिलियन टन थी। पिछले वित्तीय वर्ष में असम, उड़ीसा और केरल सहित 3 राज्यों में लगभग 5 जलमार्गों को चालू किया गया था।
ये 5 जलमार्ग उड़ीसा में बेतारिनी और बुधबलगा नदियों के पार NW14 और NW23 थे। केरल में NW8 और NW9, जिसमें अलापुझा कोटायम अधिरामपुझा नहर और अलापुझा चंगनासेरी नहर को कवर करने वाले विस्तार शामिल है। और असम में धनसिरी नदी के किनारे NW31, उन्होंने 0.09 मिलियन टन की संचयी कार्गो आवाजाही भी देखी। मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 6,600 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है, जिसमें 5 नए जलमार्गों का विकास भी शामिल है। केंद्र ने प्रसाद योजना के तहत पुरी, श्री जगन्नाथ धाम, रामचंडी और देवली में प्राची रिवरफ्रंट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने उच्च सदन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही है। सस्मित ने उड़ीसा में विभिन्न पर्यटन प्रोत्साहन योजनाओं के तहत स्वीकृत और उपयोग किए गए धन के बारे में पूछा। सूत्रों का कहना है कि परियोजना को 2014 से 15 में मंजूरी दी गई थी और बाकी राशि जारी करने के लिए 10 करोड़ रुपए के उपयोगिता प्रमाण पत्र का इंतजार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि केंद्र ने स्वदेश दशानन योजना के तहत तटीय सर्किट के लिए 67.28 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कंपनी के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को रॉयटर्स को बताया कि डेनिश शिपिंग कंपनी AP मॉलर मार्सक अगली सूचना तक लाल सागर के माध्यम से सभी कंटेनर शिपमेंट को रोक देगी और उन्हें अफ्रीका के चारों ओर चक्कर लगाएगी। कल मैसर्क जिब्राल्टर से जुड़ी लगभग चूक की घटना और आज एक कंटेनर जहाज पर एक और हमले के बाद हमने बाब अल मंडब जल डमरू मध्य से गुजरने वाले क्षेत्र के सभी मैसर्क जहाजों को अगली सूचना तक अपनी यात्रा रोकने का निर्देश दिया है। सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एयरलाइन विस्तारा ने शुक्रवार को अपने बेड़े में 50वां एयरबेस A320 नियो विमान शामिल किया। इस नवीनतम वृद्धि के साथ विस्तारा के पास अब 66 विमान हैं, जिनमें 50 एयरबेस A320 नियो, 10 एयरबस A321 और 6 बोइंग 787 से 9 ड्रीम लाइनर विमान शामिल हैं। एयरलाइन की अगले साल मार्च तक अपने बेड़े में 70 विमान शामिल करने की योजना है। विस्तारा ने इस साल जनवरी में कहा था कि वो 2024 के मध्य तक 70 विमानों के बेड़े पर विचार कर रहा है। एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पदचिह्न का विस्तार करने के फोकस के अनुरूप विस्तारा वित्त वर्ष 2024 के अंत तक 70 विमान हासिल करने की तैयारी में है, जिससे उसके ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और व्यापक नेटवर्क मिलेगा। डिलाइट टच थोमैत्सु इंडिया LLP ने राष्ट्रों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI प्ले बुक लॉन्च किया है, जिसे देशों को उनकी स्थानीय डिजिटल तैयारियों के अनुसार DPI की क्षमता को समझने, लागू करने और उपयोग करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेबुक को कंपनी के सरकारी शिखर सम्मेलन आरोहण प्रभाव के साथ विकास में डॉक्टर प्रमोद वर्मा, CTO एक्सटेप फाउंडेशन और मुख्य वास्तुकार इंडिया स्टेक की उपस्थिति में लॉन्च किया गया था। शहर पर्यावरण क्रांति के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि BMTC ने हरित बेंगलुरु के लिए बस अड्डों को विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है। शहर के चुनिंदा बस स्टैंडों को जल्द ही बसों के लिए EV चार्जिंग पॉइंट में बदल दिया जाएगा, क्योंकि बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी BMTC चार्जिंग इकाइयों को बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि वो अपने EV बेड़े को बढ़ाना चाहता है। वैश्विक कोल हैंडलिंग इक्विपमेंट मार्केट रिपोर्ट महत्वपूर्ण खंडों और गतिशीलता की पहचान करती है, निवेशकों की समझ बढ़ाने के लिए जानकारी को वर्गीकृत करती है। मशीनरी और उपकरण श्रेणी रिपोर्ट, जो कोयला हैंडलिंग उपकरण बाजार में कच्चे माल की एकाग्रता दर, विनिर्माण लागत संरचना के अनुपात, कच्चे माल की सोर्सिंग, श्रम लागत और विनिर्माण प्रक्रिया में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। महत्वाकांक्षी गिफ्ट सिटी परियोजना में मौजूदा गिफ्ट सिटी के आसपास के क्षेत्रों के नियोजित विकास के साथ विस्तार देखने को मिल रहा है। गिफ्ट सिटी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास योजना में अगले 15 वर्षों में विस्तारित क्षेत्र में
6,187 करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचे के विकास का प्रस्ताव किया गया है। इस विकास योजना के साथ गिफ्ट सिटी के आसपास विकास की योजना बनाने जा रहे हैं। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले सप्ताह 3.27% की गिरावट के साथ नकारात्मक स्तर पर बंद हुआ। तकनीकी रूप से निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर की कीमत को 6,988.87 पर तत्काल समर्थन मिलेगा और तत्काल प्रतिरोध 7,222.77 पर देखा जाएगा। यदि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर मूल्य 6,988.87 के तत्काल समर्थन से नीचे बंद होता है तो तेज गिरावट देखी जा सकती है। निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर की कीमत को सप्ताह के लिए 6,836.43 पर प्रमुख समर्थन मिलेगा। उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन यानी DIPA ने उत्तर प्रदेश विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद में बुनियादी ढांचे की तैनाती के लिए अनुमति हासिल करने में दूरसंचार बुनियादी ढांचे के खिलाड़ियों के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित किया है। DIPA ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने के लिए सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निपटाने का आग्रह किया है। इस मुद्दे को उठाते हुए DIPA के महानिदेशक TR दुआ ने कहा कि दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदाताओं को राज्यों में खासकर नोएडा और गाजियाबाद में बुनियादी ढांचे को तैनात करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। एलारा सिक्योरिटीज ने एक रिपोर्ट में कहा कि CY6 के बाद से उपलब्ध डेटा श्रृंखला के लिए भारत का नवंबर स्टील आयात 1.2 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था। CY23 यानी YTD की मात्रा 6 साल के उच्चतम 7 मिलियन टन पर पहुंच गई है। भारत नवंबर में लगातार तीसरे महीने शुद्ध इस्पात आयात रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रकार उच्च आयात घरेलू इस्पात कीमतों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। हालांकि चीन में स्टील की कीमतों में हाल के दिनों में सकारात्मक रुझान दिखा है, जिससे भारत और आयातित स्टील उत्पादों के बीच मूल्य अंतर कम होना चाहिए। कच्चे माल की ऊंची कीमतों से किसी बड़ी राहत के अभाव में इस्पात निर्माताओं को लाभप्रदाता सुरक्षित रखने के लिए इस्पात की कीमतें बनाए रखने के लिए प्रेरित होना चाहिए। अडानी समूह के तहत एक सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने 1000 मेगावाट की क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में 60 बिलियन का निवेश किया है। ये परियोजनाएं गुजरात और राजस्थान में स्थित पवन और सौर दोनों परियोजनाओं का एक संयोजन होंगी। इस निवेश के साथ कंपनी वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक गुजरात में 600 मेगावाट की सौर परियोजनाएं, 150 मेगावाट की पवन परियोजनाएं और राजस्थान में 250 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगी। वित्त वर्ष 2024 तक 284 मेगावाट, वित्त वर्ष 25 तक 640 मेगावाट और वित्त वर्ष 26 तक 1090 मेगावाट हासिल करने के लिए नवीकरणीय क्षमता को चरणों में जोड़ा जाएगा। आज के EPC बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।